हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छी तैयारी चल रही होगी आपकी। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो इस चैप्टर को आज हम फर्स्ट पार्ट जो है आज कवर करेंगे एंड द सेकंड पार्ट हम जो है वो इस लेक्चर के बाद में डिस्कस करेंगे। आफ्टर ऑब्वियस सी बात है कि पार्ट 1 के बाद ही पार्ट 2 आने वाला है, तो पार्ट 1 में हम हाफ चैप्टर कवर कर लेंगे एंड पार्ट 2 में सेकेंड हाफ कवर करेंगे। ठीक है, तो आज हम इस पार्ट में क्या पढ़ने वाले हैं, हम समझेंगे बेसिक्स जितने भी हैं रिलेटेड टू दिस चैप्टर एंड हम समझेंगे कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं और केमिकल रिएक्शन कैसे आई होंगी वो भी समझेंगे। तो और कुछ क्वेश्चंस भी लगाने वाले हैं। तो ये जो चैप्टर है इसका पार्ट 1 आज हम शुरू कर रहे हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। आई होप कि आपने हमारा टेलीग्राम चैनल सत्या शिक्षा 9-10 ज्वाइन कर लिया होगा। बच्चों, आप लोगों ने अगर ये ज्वाइन कर लिया है तो आप समझ पा रहे होंगे कि इसका क्या बेनिफिट है। यहाँ पर आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, आपके एग्जाम से रिलेटेड जो आपके लिए कंसाइज होकर के जो नोट्स बनाए गए हैं वो आपको यहाँ अवेलेबल हो जाएंगे। आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, आपको अपडेट मिलती रहेगी रिगार्डिंग टू योर क्लासेस, रिगार्डिंग टू योर सब्जेक्ट कि कौन से सब्जेक्ट की आज कौन सी क्लास है ना। तो आई होप आप ये जो इसका जो फायदा है वो उठा रहे होंगे और जो बच्चे नए हैं वो ज्वाइन करें सत्या शिक्षा 9-10। ठीक है, और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। ओके, चलो, तो आई एम योर साइंस टीचर प्रतिभा सक्सेना एंड दिस इज समथिंग अबाउट मी। ओके, नाउ चलते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक पे। अब आप लोग देखकर थोड़ा सा हैरान हुए होंगे, क्या हुए शायद, कि चेंजेस अराउंड अस ये कहां से आ गया। हम तो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस पढ़ने जा रहे हैं। बिल्कुल सही। अब चेंजेस अराउंड अस पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे चारों तरफ बहुत सारी रिएक्शंस हो रही हैं। वी डोंट नो कि विच वन इज फिजिकल रिएक्शन, विच वन इज केमिकल रिएक्शन। तो आज हम समझेंगे कि कैसे हम जाने कि कौन सी फिजिकल रिएक्शंस होती हैं, कौन सी केमिकल रिएक्शंस होती हैं। हाँ, अगर आपने पिछले क्लास में अच्छे से पढ़ा होगा, मीन्स 6, 7, 8, 9, 10, 10 तो हुई अभी, तो 9 तक आपने शायद ये कहीं ना कहीं इसका जिक्र आपके टीचर ने, ठीक है, और या आपने खुद से बुक में देखा होगा क्या होते हैं चेंजेस, कौन कौन से होते हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चेंजेस, एक तो होता है फिजिकल एंड एक अनदर इज केमिकल। तो फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है, इसको समझते हैं। बेसिकली केमिकल चेंज को समझेंगे तो हम केमिकल रिएक्शन समझ पाएंगे। ओके, तो दैट्स वाई हमने ये टॉपिक उठाया है। तो हमारे चारों तरफ बहुत सारी रिएक्शंस हो रही हैं। किचन में गए तो आज मम्मी ने जो है अपना वेसल में जो है एक दूध जो है रख रखा है, मिल्क रख रखा है, ठीक है, और ना गर्म करके रख रखा है, सुनना जरा। और फिर अगले दिन गए तो उसी वेसल में वो कर्ड बन गया है, मतलब कि कुछ तो वहां पे रिएक्शन हुई। ओके, क्या समझने की कोशिश की कभी? अगर नहीं तो अब करना। तो हुआ क्या, बेसिकली मैंने ये एग्जाम्पल क्यों दिया, ठीक है, दूध से दही का बन जाना, मींस मिल्क से कर्ड का फॉर्मेशन, ये एक क्या है, ये एक क्या है, फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज है, क्या है? बेसिकली ये एक फिजिकल चेंज हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से और भी बहुत सारे चेंजेस हैं जो हमारे चारों तरफ हो रहे हैं, जैसे कंबशन, रोटिंग, रस्टिंग, डाइजेशन, मेल्टिंग, श्रेडिंग, बॉइलिंग, चॉपिंग ये भी किचन में ही देखने को मिलता है। कभी कभी आपको भी करने को दे दिया गया होगा, मम्मी ज्यादा बिजी है तो तुम ही चॉपिंग कर दो। चॉपिंग इज व्हाट? चॉपिंग इज अ फिजिकल चेंज, चॉपिंग इज अ फिजिकल चेंज बिकॉज वहां पे कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है। एंड व्हाट इज केमिकल रिएक्शन अभी हमने बात ही नहीं की है, तो अभी हम बात करेंगे। तो चॉपिंग क्या है? फिजिकल चेंज। बॉइलिंग क्या है? फिजिकल चेंज। बिकॉज एक बर्तन में हमने पानी लिया है, हमने गैस जो है उसको जो बर्नर है जहां से आपकी फ्लेम निकलती है उसको हमने फुल कर दिया या सपोज लो रहने दिया, बट बहुत देर तक के लिए हमने हीट दी और बॉईल हो गया हमारा वाटर एंड देन इट वेपोराइजेस और ये कन्वर्ट हो गया वेपर्स की फॉर्म में, पहले था लिक्विड में। दिस इज व्हाट, दिस इज फिजिकल चेंज। ओके, मेल्टिंग ऑफ आइसक्रीम,
ओके, खाई होगी गर्मी में, तो गर्मियों में तो मतलब खूब ही आइसक्रीम वगैरह खाते ही होगे। हाँ, अभी तो फिलहाल विंटर में भी कुछ लोगों को खाने का बहुत शौक होता है, चलो वो बात की बात है, मुझे नहीं है। तो मेल्टिंग क्या है, आइस आइस मेल्ट हो रहा है, तो ये भी क्या है, दिस इज काइंड ऑफ फिजिकल चेंज। श्रेडिंग, आपने पेपर डाला, बाहर पेपर आ रहा है कैसा, बिखर करके, मतलब कट के आ रहा है, कटिंग होकर आ रहा है, दिस इज व्हाट, दिस इज काइंड ऑफ फिजिकल चेंज। फिजिकली चेंजेस यहाँ पर हो रहे हैं, देखने में जैसे ये पहले थे, अब नाउ दिस इज नॉट लाइक बिफोर, मतलब पहले जैसे अब नहीं दिख रहे हैं। ओके, चेंज हो गया, ठीक है। केमिकल चेंज में देखते हैं, कंबशन, हमने लकड़ियों का गट्ठर लिया, हमने कुछ फ्यूल ऐड किया और हमने जलाया, देन इट इज कन्वर्टेड टू दी ऐश, राख बच जाती है लास्ट में ब्लैकिश। रोटिंग, एप्पल है और रोटिंग हो रही है उसमें, बेसिकली यहाँ पर एक गैस होती है जो इसको पका देती है, रोटिंग हो जाती है इसकी, मतलब या कह सकते हैं कि ये जो खराब होना है, एक सेब है जो खराब हो रहा है, तो इट इज अ केमिकल चेंज, बिकॉज यहाँ पर एक केमिकल यूज, एक गैस यूज होती है जिसकी वजह से ये हो जाता है। एंड देन डाइजेशन, डाइजेशन हो रहा है हमारे स्टमक के अंदर, एसिड्स वहां पर प्रेजेंट है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। रस्टिंग, आयरन की रिएक्शन हो रही है मॉइस्चर से विद एयर ऑल्सो, है ना, एयर एंड वाटर की जो कॉम्बिनेशन है वो वहां पे रहती है, आयरन के साथ में रिएक्ट कर रही है, रस्टिंग कर रही है, फेरस ऑक्साइड बना रही है, दिस इज व्हाट, दिस इज केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे केमिकली रिएक्शन हो रही है, बिकॉज यहाँ पर कुछ ना कुछ क्या है, फॉर्म चेंज हो रही है, और यहाँ पर जो है आपका साथ में कुछ केमिकली चेंजेस आ रहे हैं, यहाँ पे केमिकली चेंजेस आ रहे हैं, बट हेयर यहाँ पे फिजिकली चेंजेस आ रहे हैं। अच्छा, ये छोटे क्लासेस में बहुत आपने पढ़ा है, तो इसमें बहुत ज्यादा डीप हम नहीं जाने वाले, आई नो तुम्हें पता है, आई नो तुम्हें पता होगा, ठीक है। तो चलो ठीक है, फिर केमिकल चेंजेस हमने देख लिए और फिजिकल चेंजेस देख लिए ना। केमिकल चेंज जब होता है तो कहीं ना कहीं पर्टिकुलर वहां पे रिएक्शन हो रही होती है, जैसे आपने कोई फूड रख दिया है, अब फूड उस टाइम पर तो बड़ा फ्रेश है, देन कुछ टाइम बाद वही फूड जब एयर के कांटेक्ट में आता है तो फूड ऑक्सीडाइज हो जाता है, जिसको हम कहते हैं कि फूड खराब हो गया बाद में। तो वो जो फूड ऑक्सीडाइज हो रहा है, जो बाद में खराब होता हुआ हमें नजर आ रहा है, उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, तो दिस इज व्हाट, दिस इज केमिकल चेंज, है ना। वहां पे पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन हुई है, वहां पे ऑक्सीडेशन हुआ है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि यहाँ पे केमिकल चेंजेस हैं। तो केमिकल चेंजेस में हम बहुत सारी रिएक्शंस को पढ़ते हैं, इसका मतलब यह हुआ कि हमारे आसपास में बहुत सारी रिएक्शंस हो रही हैं, जिसको हम नाम देते हैं केमिकल रिएक्शंस। अब ये केमिकल रिएक्शन फॉर योर, सपोज कि आपकी एनसीईआरटी बुक में ही कुछ एक्टिविटीज दी रखी हैं, जैसे मैग्नीशियम वाली एक्टिविटी दी है, मैग्नीशियम रिबन को बर्न करा जा रहा है तो वो ऐश में कन्वर्ट हो जा रही है, बट मैग्नीशियम को जो मैग्नीशियम रिबन है उसको जलाने से पहले उसको रब भी करना पड़ रहा है, क्यों रब करना पड़ रहा है ये भी अभी हम समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ना बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। तो बेसिकली केमिकल रिएक्शंस क्या है, जब हमें चेंज इन स्टेट दिखे, उसकी स्टेट चेंज हो रही है, एज वेल एज चेंज इन कलर दिखे, एज वेल एज इवोल्यूशन ऑफ गैस, कहीं ना कहीं वहां पे गैस भी फॉर्म हो रही हो, जैसे आपने एसिड बेस एंड सॉल्ट्स में देखा था कि जब एसिड मेटल से रिएक्ट कर रहा था तो हाइड्रोजन गैस दे ही रहा था हर एक रिएक्शन में, मींस कि वहां पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो ही रही थी, निकल ही रही थी। तो वहां पर भी क्या होता है, एक केमिकल रिएक्शंस आप पढ़ रहे थे। चेंज इन टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर में भी चेंज आ रहा है, टेम्परेचर में चेंज आ रहा है, मींस मे भी हो सकता है कि वहां पे बहुत सारी हीट भी निकल रही हो, मे भी हो सकता है उसको हीट की जरूरत भी पड़ रही हो। तो इस टाइप की रिएक्शन जिसमें हीट निकलती है वो हम कहते हैं एक्सोथर्मिक, और जिसमें हीट जो है उसको चाहिए होती है फॉर कंप्लीट दी रिएक्शन, उसको हम कहते हैं एंडोथर्मिक। तो ये तो हमारा सेकेंड पार्ट में हमारा कवर हम लोग करेंगे, ठीक है। तो ये इतने चेंजेस जब देखने को मिलते हैं तो हम कहते हैं कि वहां पे केमिकल रिएक्शन हो रही है। अब केमिकल रिएक्शंस बहुत सारी हो रही हैं, देयर आर सो मेनी केमिकल रिएक्शंस, है ना। तो अब केमिकल रिएक्शन जैसे सपोज एक ये वाली है मैग्नीशियम रिबन वाली, ये आपको पिक्चर दिख रही है, मैग्नीशियम रिबन क्या कर रहे हैं, एक फ्लेम है, फ्लेम के कांटेक्ट में हम क्या ले जा रहे हैं, टोंग की मदद से, टोंग क्या जो हैंडल होता है, आप जब लैब में जाओगे अपने तो देखोगे इस तरीके का होता है, इसको टोंग बोलते हैं। मैग्नीशियम रिबन पकड़ रखा है इससे, ठीक है, हाथ से तो पकड़ नहीं सकते भैया, हाथ से कैसे पकड़ लेंगे। तो
बर्नर को उसके कांटेक्ट में लेके और खुद भी कुछ इंचेस दूर रहना होता है, क्योंकि बहुत सारी हार्मफुल कुछ बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं जिसमें आपको खतरा हो सकता है अगर आप ज़्यादा पास में जाते हो। और पास में ना नीचे ना एक कुछ भी सपोज बर्तन रख लिया, इन्होंने वॉच ग्लास ली है, मतलब आप लैब में जाओगे तो देखोगे ये, तो नीचे रख दिया, हो क्या रहा है, ऊपर से रिबन जल रहा है, नीचे ऐश इकट्ठी होती जा रही है। बेसिकली ये है क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बना, बेसिकली जो आपका मैग्नीशियम है वो क्योंकि बहुत दिन तक, बहुत टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक अगर एयर के कांटेक्ट में रहे, चलो मैं लिखती हूं, क्या होता है बेसिकली कि मैग्नीशियम बहुत लंबे टाइम तक, ठीक है, किसके, एयर के कांटेक्ट में रहती है। तो ये बेसिकली क्या करती है, इसको ऐसे लिख लिया जाए तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है, ओके। क्या पढ़ रहे थे हम कि मैग्नीशियम जो है ना बहुत टाइम तक ऑक्सीजन के कांटेक्ट में रहती है, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेती है, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेती है। अच्छा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेती है, इसीलिए जो आपका मैग्नीशियम रिबन होता है, मैग्नीशियम रिबन, शायद ये आगे क्वेश्चन भी है जहां तक मुझे ध्यान है, RB1, ठीक है, मैग्नीशियम रिबन जो है ना उस पे कोटिंग रहती है, एक लेयर रहती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की, और उस लेयर की वजह से जब हम जला रहे होते हैं, उसको बर्न कर रहे होते हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा रुकावट आती है। तो इसलिए वो रुकावट ना आए उससे पहले ही उसको रब कर लिया जाता है। तो ये जो प्रोसेस हो रही है इससे पहले ही इसको रब कर लिया गया है, ठीक है। तो रब करा जाता है क्योंकि उसके ऊपर लेयर होती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की। लेयर क्यों होती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, एयर के कांटेक्ट में बहुत दिन तक अगर मैग्नीशियम रहता है तो अपने ऊपर एक लेयर जो है कोटिंग कर लेता है मैग्नीशियम ऑक्साइड की। तो बेसिकली कहना मैं क्या चाह रही थी कि जो मैग्नीशियम रिबन होता है बच्चा, मैग्नीशियम रिबन को ये हमने पूरी प्रोसेस करवाई, ठीक है, इसको मैं, ये एक रिएक्शन हुई है ना, आप मानते हो ये एक रिएक्शन हुई। अब इस रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करोगे तुम, कैसे एक रिएक्शन को रिप्रेजेंट करोगे, यही क्या होती है आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन होती है, जो कि अब हम पढ़ने वाले हैं। तो केमिकल रिएक्शन तो समझ लिया, अब बात है केमिकल इक्वेशन की। केमिकल इक्वेशन कैसे लिखोगे, यहाँ पर आपने ये पूरी प्रोसेस करवाई, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू राइट इन वन लाइन। ये पूरा एक्सपेरिमेंट एक लाइन में या 4-5 लाइनें तो आपको चाहिए होंगी, जो आप लिखोगे कि पहले हमने ये किया, फिर हमने ये किया, फिर हमने पूरा स्टेप नंबर 1 2 3 4 सब बताना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि आप एक इक्वेशन बना करके लिख दें। जैसे मैं पहले लिखने जा रही थी, पूरा ध्यान होगा, मैंने पूरा लिखने जा रही थी मैं, तो फिर मैंने इरेज किया, फिर मैंने एक पूरी एक लाइन में ऐसा इक्वेशन लिख दी। दिस इज व्हाट, दिस इज केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन आखिरकार है क्या, जब हम किसी भी हम रिएक्शन को, जो भी हमने एक्टिविटी की है, हम उस एक्टिविटी को कैसे समझा पाते हैं, एक इक्वेशन के थ्रू समझा पा रहे हैं, तो हम उसको कहते हैं एक केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अब बच्चा, ये केमिकल इक्वेशन क्या सारी चीजें जो है अपने पास रखता है। केमिकल इक्वेशन में आपका एक होता है रिएक्टेंट, ठीक है, एक होता है रिएक्टेंट जो पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, ठीक है, जो एटम्स पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं रिएक्शन में उनको कहते हैं रिएक्टेंट, और एक होता है आपका रिजल्टेंट या प्रोडक्ट, इसको प्रोडक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो रिएक्टेंट, प्रोडक्ट क्या है, रिएक्टेंट जो पार्टिसिपेट कर रहा है, प्रोडक्ट जो बन रहा है वो प्रोडक्ट है। तो आपकी केमिकल इक्वेशन में आपको रिप्रेजेंट क्या करना होता है, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन अगर हम पढ़ें, ठीक है, तो कैसे पढ़ेंगे कि नंबर 1 तो आपके पास में ये होना चाहिए कि आपने रिएक्टेंट भी लिख रखा हो, आपने रिजल्टेंट भी लिख रखा हो, ठीक है, और आपने क्या कर रखा हो, आपने एक एरो की मदद से प्रोडक्ट को समझाया हो, और एरो से भी पहले क्या आपने रिएक्टेंट को कंबाइन कर रहे हैं वो ये समझाने के लिए प्लस का साइन लगाया है। तो प्लस का साइन होना चाहिए,
एरो रिप्रेजेंट कर रहा हो कि वो कंबाइन करके फॉर्म कर रहे हैं कुछ। अच्छा, आपकी केमिकल इक्वेशन में एक और चीज भी हो सकती है कि आप एरो के ऊपर क्या शो करते हो, कुछ भी टेम्परेचर। सपोज अगर मैंने यहाँ पे टेम्परेचर बनाना, मैंने डेल्टा बना दिया, डेल्टा मीन्स की हीट की जा रही है, डेल्टा मीन्स व्हाट, हीट की जा रही है। या मैंने टेम्परेचर लिख दिया कि 350 डिग्री। ये देखो सपोज जस्ट मैं ऐसे एग्जांपल के लिए लिख रही हूँ, ये इसके लिए नहीं है जो रिएक्शन है, ठीक है। तो टेम्परेचर लिखा होना चाहिए अगर आप टेम्परेचर का यूज कर रहे हो पर्टिकुलर, या आप कोई कैटलिस्ट या कुछ भी ऐसा यूज कर रहे हो जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आप उसको यहाँ पर लिखते हो। वाटर का भी वहां पर इन्वॉल्वमेंट है तो वाटर लिख दोगे। तो ये होती है आपकी मेनली केमिकल इक्वेशन। इसको मैं इरेज कर दे रही हूँ, ठीक है। तो बहुत सारी इक्वेशंस, बहुत सारी रिएक्शंस हो रही थी, उनको रिप्रेजेंट कैसे किया जाए, तो उनको रिप्रेजेंट केमिकल इक्वेशन के थ्रू किया जाता है। तो आपका जैसे मैग्नीशियम की यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से कंबाइन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है, तो ये केमिकल इक्वेशन हो गई। तो आपने केमिकल रिएक्शन को समझा, आपने केमिकल इक्वेशन को समझा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। राइट अ केमिकल इक्वेशन, जैसे हमने पीछे हमने लिया था सपोज, तो हम कैसे लिख रहे थे पीछे, ऐसे तो लिख रहे थे Mg मैग्नीशियम और साथ में ऑक्सीजन और साथ में क्या बना दे रहा था, दोनों मिलकर के MgO बना रहे थे, यही तो लिख रहे थे। अब बात आती है कि कोई भी केमिकल इक्वेशन क्या वो बैलेंस है या नहीं। याद करो क्लास 9th में, चलो क्लास 9th में चलना नहीं है, क्लास 9th के बारे में थोड़ा सोचो कि हमने पढ़ा था क्या, हमने एटम्स एंड मॉलिक्यूल में पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ मास, पढ़ा था। कंजर्वेशन ऑफ मास में आपने ये पढ़ा था बच्चा कि कोई भी रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन में, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो आपके नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट। यही तो पढ़ा था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जितने नंबर ऑफ एटम्स पार्टिसिपेट करते हैं, प्रोडक्ट भी उतने ही नंबर ऑफ एटम्स बनाते हैं। यानी कि कहने का मतलब था कि मास कैन नीदर बी डिस्ट्रॉयड नॉर बी क्रिएटेड, मास कंजर्व होके रहता है। तो मास यहाँ पर जितना होगा उतना ही यहाँ पर होगा। तो हम कह सकते हैं कि जितने रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करेंगे, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन उतने ही नंबर में होगा, ठीक है। जैसे हमने एग्जाम्पल में लिया था अभी मैग्नीशियम ऑक्सीजन और बना रहा था MgO, यहाँ पे मैग्नीशियम था, यहाँ ऑक्सीजन था, तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन वहां प्रेजेंट होगा, ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन कहीं खो जाए। हाँ, वो चीजें अलग है जब हम आगे पढ़ेंगे कि कितने टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती हैं। तो डीकम्पोजिशन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, ये सारी जब चीजें पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि रिप्लेस करता हुआ जरूर मिलेगा, लेकिन जितने रिएक्टेंट होंगे उतना ही प्रोडक्ट भी होगा। तो क्या है कि कोई भी इक्वेशन, क्या आपकी इक्वेशन बैलेंस है या नहीं, इसको जानने के लिए आपको बैलेंस है या नहीं वो चेक करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, ये मैंने NCERT का डाला है, ये आपको समझाने के लिए है कि अगर आपके पास में क्वेश्चन आता है, जो कि आ जाता है 1 मार्क्स में, MCQs में या 2 मार्क्स में, बहुत मुश्किल से 2 मार्क्स में, नहीं तो 1 मार्क्स में, तो बैलेंस करिए केमिकल इक्वेशंस को। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आप कैसे बैलेंस करते हो, एक तो NCERT के अकॉर्डिंग, एक मेरे अकॉर्डिंग देखते हैं। तो यहाँ पे बैलेंस केमिकल इक्वेशन में सबसे पहले हमने लिया आयरन H2O और साथ में बनना है Fe3O4। हम ये इसको थोड़ा सा सही से लिख देते हैं। एक हो गया, आयरन ने जब H2O से रिएक्शन किया तो बनाएगा Fe3O4 प्लस H2, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर आयरन वाटर से रिएक्शन कर रहा है, आपको क्या करना है, आपको बैलेंस करना है इस रिएक्शन को। तो इसके 3 से 4 स्टेप्स हैं बैलेंस करने के लिए। मैं आपको डायरेक्ट भी बता सकती हूँ, लेकिन अगर करने को आएगा तो आप स्टेप बाय स्टेप करना। फॉर सपोज यहां पर आयरन के कितने एटम्स हैं, यहां पर बच्चा आयरन के कितने एटम्स हैं, एक आयरन है, आयरन का एटम, और एक आयरन के साथ में H2O मॉलिक्यूल है, H2, यहां पर हाइड्रोजन के 2 एटम है, ऑक्सीजन का 1 है, यस और नो, यस। आयरन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, और यहां पर कितना बन रहा है, आयरन 3 है, ऑक्सीजन 4 है और हाइड्रोजन 2 है। तो इम्बैलेंस है ना, बैलेंस तो नहीं है। अब आपको बैलेंस करनी है, तो एक टेबल बनाई। सबसे पहले तो लिख लो कि कितने कितने आपके नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट में है, कितने कितने नंबर ऑफ एटम्स आपके प्रोडक्ट में है।
तो हमने क्या किया, हमने एलिमेंट लिखा, कौन कौन से एलिमेंट इसमें मौजूद है, आयरन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। हमने लिखा आयरन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ओके, तुम भी ऐसे लिखना। फिर नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट देखेंगे, तो आयरन 1 था, हाइड्रोजन 2 था, ऑक्सीजन 1 था, यही तो देखा था। प्रोडक्ट में देखा तो आयरन 3 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 4 है। ठीक है, अब इसको हम बैलेंस करेंगे कैसे, यहां पर आयरन जब 1 है और यहां पर 3 है, मींस कि वहां पर कितने की कमी है, मींस अगर हम इनटू में 3 कर दें तो क्या हो जाएगा, 3 बन जाएगा। हाइड्रोजन 2 है, यहाँ 2 है, बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 4 है, यानी कि यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो बात बन जाएगी। लेकिन इतना आसान भी नहीं है, जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो साथ में और भी प्रोडक्ट है, उनका भी ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं वो तो नहीं बैलेंस, कहीं उनकी तो बैलेंसिंग नहीं बिगड़ रही है। ठीक है, तो हमने क्या किया, जब पूरा लिख लिया तो आयरन में, आयरन के पास 1 था, इसके पास 3, ये हमने देख लिया था। देन हमने क्या किया कि एटम ऑफ ऑक्सीजन लिया। सबसे पहले हमने एटम ऑफ ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन के एटम को हमने बैलेंस करने की कोशिश की। इनिशियली 1 था, H2O मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन का एटम ओनली 1 था, और प्रोडक्ट में देखा तो ऑक्सीजन का एटम जो है 4 थे। तो हमने क्या किया, 1 into 4, तो 4 बन गया आपका, दोनों तरफ बराबर हो गया। चलो भैया, एटम ऑफ हाइड्रोजन में आ जाओ, इस बार हाइड्रोजन को करेंगे हम। ठीक है, हाइड्रोजन को पहले थे हाइड्रोजन कितने, 4H2O, यानी कि 4 और 2, 4 और 2, 4 2 जा 8 हो गया। अब 4 2 जा 8 हो गया, और यहां पर कितना है, 2 ही है। आपकी जो रिएक्शन थी वो आपको ध्यान होगी ना, ये रिएक्शन रही। ठीक है, FeH2O Fe3O4H2, तो यहां पर 2 है, यहां पर कितने हैं, यहां पर 2 होगा, फिर 4 होगा, 4। ठीक है, तो यहां पर 4 है, यहां पर 2 ही है, तो क्या होगा यहां पर, देखो हाइड्रोजन में ये हो जाएगा 1 into 4 और इंटू ये कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, 1 into 4, यानी कि पहले कितने थे, 1 थे हाइड्रोजन, और यहां पर कितने हैं, 4 हाइड्रोजन है, सॉरी ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर जब 4 है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो तो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। उसके बाद में अब बात करते हैं आयरन की। आयरन की देखेंगे अगर हम, एटम ऑफ हाइड्रोजन, अच्छा हम हाइड्रोजन पर थे, ठीक है, ऑक्सीजन तो कर लिया था ना, हाइड्रोजन आप कर रहे थे। तो इनिशियली ऑक्सीजन बचा कितने थे, 8 थे, प्रोडक्ट में 2 थे। रिएक्शन की वजह से आयरन ने 4H2O से किया, तो Fe2, 4H2O था ना हमारा, 4H2O Fe3O4, 4 नहीं था बच्चा, ये कंफ्यूजन जो है आपकी सारी टेबल्स जो साथ में लगी हुई रखी है ना, तो FeH2O Fe3O4H2, Fe3O4H2। अब इसको ध्यान से देख लो, हमने हाइड्रोजन कर लिया बैलेंस, हमने ऑक्सीजन कर लिया बैलेंस, हमने हाइड्रोजन कर लिया बैलेंस, हमने किसको कर लिया बैलेंस, ऑक्सीजन को कर लिया बैलेंस। 8 थे, ठीक है, रिएक्टेंट में 4 ही है, यहाँ पे 8 है, ठीक है, यहाँ पे 8 है, और यहाँ पर 2 ही है हाइड्रोजन। तो हमने क्या किया, हमने मल्टीप्लाई करवा दी। यहाँ पर कितने, 2H2O है, अच्छा 2H2O है यहाँ पे, चलो 2H2 है यहाँ पे, तो यहाँ 4 है, यहाँ पर 8 बन रहे हैं, यहाँ पे 4 बन रहे हैं, तो भैया क्या किया, वहां पे मल्टीप्लाई करवा दी 2 की। फिर से समझ लेते हैं, थोड़ा सा ये रिएक्शन देखने के चक्कर में टेबल सारी मर्ज हो गई। सबसे पहले हमने फर्स्ट स्टेप सबको लिख लिया, दूसरी स्टेप में एक एक एलिमेंट को उठाया। जैसे सबसे पहले हमने हाइड्रोजन को लिया, ऑक्सीजन को लिया सबसे पहले, तो ऑक्सीजन में हमने देखा कि यहाँ पर H2O में ऑक्सीजन कितना 1, यहाँ पर कितने 4, तो हमने मल्टीप्लाई करवा दी, हमने इसे भी 4 बना दिया। फिर बच्चा हमने हाइड्रोजन देखा, हाइड्रोजन रिएक्टेंट में कितना, हाइड्रोजन रिएक्टेंट में 8, जबकि प्रोडक्ट में 4, 2H2, देखो ना 2H2 है ना, तो ये 4 है, तो हम क्या कर दें, यहाँ मल्टीप्लाई करवा दें 2 से, तो हमने 8 बना दिया इसको भी। अब बात करेंगे आयरन की बात करते हैं। चलो, ऑल्दो ये बहुत ज्यादा लंबा मेथड है एनसीईआरटी के हिसाब से, अभी मैं तुम्हें बताऊंगी, जल्दी से हो जाएगा, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, मैथमेटिक्स याद कर लेनी होगी। तो देखो एटम ऑफ आयरन देखेंगे तो वहां पर रिएक्टेंट में कितना था 1, और प्रोडक्ट में कितने थे Fe3O4, यानी कि 3 है ना, Fe3 यानी कि 3, यहाँ 1 यहाँ 3, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई करवा दो 3 से। कुल मिलाकर हमने
एक एक करके सबको कर लिया बैलेंस। तो हमारे पास में बैलेंस्ड इक्वेशन क्या आ जाएगी, 3Fe, हमने 3 से मल्टीप्लाई करवाया था, ये देखो 3Fe, 4H2O ये तो पहले से ही था, Fe3O4 ये तो पहले से था, और 4H2 क्योंकि हमने पीछे याद होगा हमने H2 में 4 से मल्टीप्लाई करवा दी थी, ठीक है, 4H2 Fe3O4 4H2O Fe, ठीक है। ये मल्टीप्लाई करवाने के बाद की सिचुएशन है, ये मल्टीप्लाई करवाने के बाद की सिचुएशन है। अब मैं तुम्हें इसी चीज को, मुझे भी ये बहुत लंबा लगता है, तुम्हें भी लग रहा होगा, अब मैं तुम्हें इसी चीज को बहुत आसानी से करके दिखाती हूँ। देखो हमारी इक्वेशन थी FeH2O Fe3O4, हमारी इक्वेशन जो है एक्चुअल में ये थी, 4 यहाँ पर नहीं था, यही कंफ्यूजन होता रहेगा। चलो अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ Fe क्या थी हमारी इक्वेशन, तुम ऐसे भी कर सकते हो, FeH2O Fe3O4 और H2, यही तो था, हाँ यही था, और यहाँ पर 2 भी था, यस और नो, यस। अब इसे बैलेंस करना है, मेरे से कह दिया गया, तुमसे कह दिया गया इसे बैलेंस करो, ठीक है, बैलेंस कर देंगे, ये इतनी कहानी करने से अच्छा है ऐसे बैलेंस करें। देखो Fe यहाँ पर कितना है, आयरन कितना है 1, यहाँ कितना दिख रहा 3, ठीक है। अभी तुम बैलेंस नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारे साथ में यहाँ पर तुम देख रहे हो ऑक्सीजन भी है, उसका भी ख्याल रखना है। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है बच्चा, यहाँ पर 1 ही है, क्या करा जाए, बड़ी दुविधा है। ऐसा कुछ करो कि दोनों बैलेंस हो जाए, Fe3 भी हो जाए यहाँ पर और O4 भी हो जाए, क्या करा जाए, क्या करा जाए, क्या करा जाए, ऐसा कर लो 3Fe कर दो, मल्टीप्लाई कर दी Fe से। अब आप कहोगे ठीक है मैम ये तो हो गया, ये कैसे होगा, ऐसे होगा, देखो यहाँ पे 4 लगा दिया तो ऑक्सीजन कितने हो गए, 4 हो गए। अब भैया हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे हाइड्रोजन बैलेंस हो रहे हैं, 4 2 जा 8 हाइड्रोजन बन रहे हैं भैया हमारे 8, आसान, देखो मुझे ये ज्यादा लगता है। इधर कितने हैं 2 इंटू 2 यानी कि 4, तो क्या किया जाए, ये है 4 2 जा 8, ठीक है, और ये कितने हैं 4, तो इसको हम कर देंगे 4, बस होगी बैलेंस, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है सब। अभी आगे और क्वेश्चंस हम करेंगे, क्या करेंगे, इसको बैलेंस करके देखेंगे। मैं फिर से बता देती हूं, हमारे पास में इक्वेशन थी बच्चा, हमारे पास में ना इक्वेशन थी ये वाली, FeH2O gives Fe3O4 और H2, ये थी, देख लेते हैं इस बार, हाँ H2 यानी कि हमने पिछली बार 2 एक्स्ट्रा लिख दिया था, और लिख भी दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, 4 से मल्टीप्लाई करी सब सही हो गया। अब देखो यहाँ पर FeH2O Fe3O4 H2 है, इसको हमने क्या करा, यहाँ देखा भैया 3 है, यहाँ पर देखा 1 ही है, तो हमने 3 कर दिया। यहाँ पे हमने यहाँ देखा हाइड्रोजन कितने हैं 2 है, यहाँ देखा कितने हैं 2 है, ठीक है बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 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 जहाँ यहाँ पर तुमने 3Fe किया है, यहाँ पे बैलेंस हो रहा है, लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हो रहा, तो यहाँ पे कर दिया 4। अब ऑक्सीजन हो गया बैलेंस, लेकिन अब तुम्हारा हाइड्रोजन नहीं हो रहा, तो तुम क्या करोगे, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई, 4 2 जा 8 तो 4 सिंपल, ठीक है, इस बार ठीक है ना, आई होप इस बार तो समझ में आ ही गया होगा। तो बस यही है, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना कोई टफ नहीं है, कुछ नहीं है, बस आपको थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है। ये मुझे लगता है 3-4 स्टेप करने से तो अच्छा ही है, ठीक है। और रही बात एग्जाम में कैसे लिखें, तो आप लिख सकते हो कि नंबर 1 मैंने Fe को क्या करा, इंटू 3 में कन्वर्ट कर दिया, मतलब 3 से मल्टीप्लाई करवाई मैंने, H2O के मॉलिक्यूल में 4 से करवाई, तो यहाँ पर हाइड्रोजन में भी मैंने 4 से करवा दी, बस दैट्स ऑल, सिंपल, ओके। चलो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की, जैसे अभी मैंने कहा भी था। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चा कि व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर, मतलब उसे रब करा जाता है, क्लीन करा जाता है मैग्नीशियम रिबन को, क्यों, तो तुम आप बता सकते हो बिकॉज देयर इज अ कोटिंग ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑन मैग्नीशियम रिबन, एंड इसकी वजह से क्या होता है कि जो बर्निंग में जो हिंड्रेंस है वो आने लग जाता है, तो उस हिंड्रेंस को रोकने के लिए आप क्या करते हैं, रब करके उसको क्लीन कर देते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये तो हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या है, राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, वेयर इज केमिकल रिएक्शंस नहीं है, चलो मैं देती हूँ अपने हिसाब से। एक
एक यहां पर ले लेते हैं, ठीक है, HCl, Na gives NaCl2 और NaCl2 और H2, इसे बैलेंस करना है बच्चा। कैसे करोगे? क्या ये बैलेंस है? नहीं, क्लोरीन तो 2 है, यहाँ तो एक ही है। सोडियम तो एक है यहाँ, ठीक है, बढ़िया है, लेकिन हाइड्रोजन 2 है, यहाँ एक ही है। कैसे करोगे? तो हाइड्रोजन पे ध्यान दो पहले, एक कोई भी उठा लो, कोई भी, जरूरी नहीं है हाइड्रोजन ही। हाइड्रोजन पे ध्यान दो, उधर 2 इधर 1, तो हमने 2 कर दिया, तो Cl 2 हो गए, तो हो जाने दो, Cl तो 2 ही थे। बहुत बढ़िया। ये पहले से ही प्री आपको माइंड में चलानी पड़ेंगी चीजें कि अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई करी तो वो भी 2 हो जाएगा। क्या उसे 2 की रिक्वायरमेंट है? देन Na यहाँ पर 1 है, Na यहाँ पर 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, बैलेंस हो गई हमारी इक्वेशन। बस इतना सा करना था। एक और लेते हैं, सपोज CaO ले लेते हैं, या फिर ऐसा करते हैं इसको, एक इक्वेशन लेते हैं, आपका CO2 डीकंपोजिशन रिएक्शन है, आगे पढ़ोगे ये, CO2 कार्बन प्लस O2 और यहाँ पे 2 कार्बन, इसको करना है बैलेंस। कैसे करोगे? कैसे करोगे बैलेंस? भाई C यहाँ पर कार्बन कितना है? 1, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर 2 है, ठीक है, सब बढ़िया है। फिर मैंने इसको 2 कर दिया तो 2 कार्बन बैलेंस हो गए, लेकिन अब यहाँ पर बैलेंस कौन नहीं है? ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, तो यहाँ पर मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, बैलेंस है। बस इतना सा करना था। अब कुछ आपको होमवर्क में मैं दे रही हूँ, वो करना है, ये मुझे करके दिखाना, ठीक है, ये मुझे करके दिखाना, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। एक तरफ ले लिया मैंने NaOH, एक तरफ मैंने ले लिया HCl gives NaCl2 और H2O, ठीक है, इसको करना है एक। तो एक और है जिसको आपको करना है, MgOH का होल ट्वाइस Mg प्लस H2O, इसको करना है। तो ये आपकी कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं जो बैलेंस नहीं है, इनको बैलेंस करके मुझे दिखाना, ग्रुप पर भेजना, मैं चेक करूंगी। और हाँ, पार्ट 1 आई होप आपको समझ में आया होगा, आज हमें इतना ही पढ़ना है। और इन केस अगर आपको नहीं समझ में आया होगा, कोई भी अगर टॉपिक रह जाता है, मैंने तो समझाने की पूरी कोशिश की, तो आप जो है मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं कोई भी डाउट अपना, ठीक है। अच्छा, जो केमिकल रिएक्शंस कैसे बैलेंस की जाती हैं, जो मैंने तरीका बताया वही आजमाओगे तो ज्यादा अच्छा है। 3-4 स्टेप्स में जाकर के बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी तुम्हें भी, तो इसलिए वही अपना तरीका अपनाओ तो ज्यादा अच्छा है। अगर आपको वो अच्छा लग रहा है तो वो करो, ठीक है। तो इसका रिवीजन करना, पार्ट 2 में मिलेंगे अगले कुछ टॉपिक्स के साथ में। उसमें क्या पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर हमारा होने वाला है कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस कौन कौन सी होती हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कम मार्क्स में आएगा, वो ज्यादा मार्क्स में आएगा, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब उसको अगर पढ़ना है अच्छे से तो इसको पहले कवर करना होगा अच्छे से। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो बस आप पढ़ते रहो, अच्छे से तैयारी करते रहो, मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।